हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। और ये रिएक्शंस अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करूंगा। ये रिएक्शंस आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, तो 100% आप इन रिएक्शंस को जरूर करके जाना। तो आइए, सबसे पहला रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं वो है आपके लिए यहां पर देखिए, ये 3-4 मैं सब्सटेंस के नाम ले रहा हूं, इन पे रिएक्शन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन से सब्सटेंस है? देखिए, सबसे पहला है आपके लिए लाइमस्टोन, ठीक है। दूसरा है आपके लिए क्विकलाइम, ठीक है। और तीसरा है आपके लिए स्लेट लाइम। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं कैल्शियम के, और इन पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आता ही आता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के फॉर्मूले क्या रहेंगे? लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्विकलाइम जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इनके केमिकल नेम होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्लेट लाइम को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। स्लेट लाइम का एक और नाम याद रख लीजिए, लाइम वाटर। इन तीनों सब्सटेंस पर कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को एक बात और पता होगी कि इस चैप्टर के जो मेन रिएक्शंस हैं उनको हमने कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिडॉक्स रिएक्शंस आती है। लेकिन मैं आज की क्लास में जो बेस्ट रिएक्शंस है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको जरूर करके जाने हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई गई है, तो इसको एंड तक जरूर आप देखना। तो देखिए, सबसे पहला रिएक्शन जो मैं करने जा रहा हूं वो है आपका हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, ये जो रिएक्शन है इसको हम डीकंपोजिशन बाय हीट में भी लेकर आते हैं। किस में लेकर आते हैं? डीकंपोजिशन बाय हीट में। तो अब इसमें जो पहला आपका रिएक्शन होगा वो देखिए क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो ये दो सब्सटेंस बनाता है, एक तो क्विकलाइम बनाता है और साथ में रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में कि लाइमस्टोन को हीट करने के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है। तो यहां पर जो गैस आपकी रिलीज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि किस गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी। हमें कैसे पता लगेगा कि वहां पे CO2 गैस रिलीज हुई है, या हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, या ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, या कोई और गैस रिलीज हुई है, क्योंकि गैसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी केमिकल टेस्ट होते हैं। तो याद रखिए कि अगर लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्विकलाइम बन जाता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम, और साथ में रिलीज होता है CO2 गैस। और अब अगर आप देखें, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप लेते हैं और इसको वाटर में डाल देते हैं, तो अगर हमारा अगला जो रिएक्शन अब आएगा इसके अंदर वो होगा रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो याद रखिए, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो ये बन जाता है स्लेट लाइम। क्या बन जाता है दोस्तों? स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम आपके पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaO+H2O गिव्स यू स्लेट लाइम। अगर आप ऊपर वाला एक्शन देखें तो डिकम्पोजिशन बाय हीट हो गया, और ये आपके लिए हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये साथ साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, ठीक है। यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज होता है उसको एक्सो कहते थे, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होता था उनको एंडो कहते थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इट लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो, ठीक है। तो याद रखिए, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्विकलाइम बनेगा, क्विकलाइम को पानी में डालेंगे तो स्लेट लाइम बनेगा। अगर अब मैं चाहता हूं कि ये स्लेट लाइम से वापस लाइमस्टोन बना लूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं चाहता हूं कि स्लेट लाइम से वापस मैं लाइमस्टोन बना लूं तो आपको थर्ड रिएक्शन की तरफ आना होगा। और थर्ड रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? पास्ट करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, पास्ट करेंगे लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 थ्रू स्लेट लाइम। स्लेट लाइम को मैंने जैसा बताया था कि आप लाइम वाटर भी कह सकते हैं, तो इसको हम लाइम वाटर टेस्ट भी कहेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिए, एक और मैं नाम देने जा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर टेस्ट। और ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये पता करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहां पे रिलीज हुई है
या नहीं हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में और उसको हम पास कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। लाइम वाटर का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं है, जैसे पानी दिखता है वैसा ये आपको दिखेगा, कलरलेस दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें से CO2 गैस को पास करेंगे तो ये टर्न्स मिल्की। अभी मिल्की क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर बनती है पीपीटी। जैसा कि आपने देखा था इस चैप्टर में, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें इनसोल्युबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जिनको हम पीपीटी कहते हैं। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट वापस बन जाता है, यानी कि वो लाइमस्टोन वापस बन जाता है और साथ में H2O, और ये बनाता है व्हाइट पीपीटी, और इसी वजह से यहां पर आ जाती है मिल्कीनेस। तो इसी वजह से यहां पर आती है मिल्कीनेस। तो दीज 3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन जो देता है क्यूकलाइम, क्यूकलाइम को वाटर में डालें तो देता है स्लेट लाइम, और स्लेट लाइम में से अगर आप लिमिटेड अमाउंट में CO2 गैस पास करते हैं तो ये वापस बना देता है कैल्शियम क्या कार्बोनेट। ठीक है। और ये चीज अब देखो, जैसे क्या होता है कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, डायरेक्टली अगर आएंगे तो ऐसे पूछ लेगा, नहीं तो इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है। जैसे क्या होता है कि अब ये जो आप इसमें जो कंपाउंड देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में। तो जब सफेदी करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में चूना कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है ये। ठीक है। और जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो ये बना लेता है स्लेट लाइम, और जैसे हम उस स्लेट लाइम से जब ब्रश उठा के उसको दीवार पे लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो CO2 गैस होती है वो उसके साथ रिएक्ट करती है और वापस बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, और यही कैल्शियम कार्बोनेट आपको व्हाइट कलर में सफेदी के रूप में वो आपकी दीवार पे नजर आता है। ठीक है ना। तो इस तरह से वो घुमा के भी व्हाइट वॉशिंग से रिलेट करके भी इस रिएक्शन को पूछ सकते हैं। अब यहां पर एक और कहानी में ट्विस्ट है जो आपको समझना होगा, जो मैंने अभी आपको बताया लाइम वाटर टेस्ट के बारे में जो बताया। तो इसमें अगर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अगर इसी CO2 गैस को हम एक्सेस में पास कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है ना। इसी में हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि अगर टीचर आपसे ये पूछ लेता है कि अगर हम CO2 गैस इज पास्ड कर देते हैं इन एक्सेस तो क्या होगा। तो ये जो इसका प्रोडक्ट आया था, जो जिसको हमने नाम दिया कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर, और इसमें अगर हम CO2 गैस भी डाल देंगे तो ये अब रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, ये अब रिएक्शंस करने के बाद बनाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। याद रखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं और साथ में रिलीज होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है खाली। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये होता है सोलेबल इन वाटर, और जैसे ये सोलेबल इन वाटर होता है तो मिल्कीनेस डिसअपियर। तो यही टीचर आपसे पूछता है कि पहले मिल्कीनेस आएगी और उसके बाद मिल्कीनेस कैसे डिसअपियर हो जाएगी। तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में CO2 गैस पास करते हैं तो मिल्कीनेस आती है, और अगर उसी CO2 गैस को एक्सेस में पास कर देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में घुल जाता है तो वापिस सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो दीज 4 रिएक्शंस अब मैंने आपको बता दिए। यहां पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, बट ये इसमें एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं, कई बच्चों को रिएक्शंस याद करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, तो रिएक्शंस को याद करने के पीछे की कहानी जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जो CO2 गैस होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और बोलो ये कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जिसके पास हाइड्रोक्साइड दिख रहा हो, OH दिख रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेस होता है। तो ये रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन है। तो याद करिए कि जब रिएक्शन एसिड और बेस के साथ होता था तो क्या बनता था। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और जो सॉल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसे भी आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिएक्शंस की तरफ देखते हैं। अगला रिएक्शन जो हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए डिकम्पोजिशन के कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको पेपर में जरूर करके जाने हैं। ये डिकम्पोजिशन बाय हीट के अंदर आते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में अगर आपने देखा हो तो सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन डिकम्पोजिशन हम बाय हीट भी कर सकते थे, याद करिए, और डिकम्पोजिशन बाय हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और डिकम्पोजिशन बाय लाइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन बाय हीट में आपने पीछे देखा डिकम्पोजिशन बाय हीट लाइमस्टोन का। अब जो मैं कराने जा रहा हूं इसमें डिकम्पोजिशन बाय हीट हम देखेंगे पहला लेड नाइट्रेट का।
लेड नाइट्रेट का देखेंगे। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा वो होगा कॉपर नाइट्रेट का। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा कॉपर नाइट्रेट का। और थर्ड जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। और फोर्थ जो मैं आपको बताऊंगा वो होगा क्रिस्टल ऑफ क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ध्यान से देखते जाइए, डिकम्पोजिशन बाय हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन कवर करने के बाद अब ये 4 डिकम्पोजिशन भी कवर करेंगे। तो आइए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ये एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, याद रखिए कलर्स पे भी चीजें पूछ ली जाती हैं तो आपको सॉल्ट्स के कलर याद रखने होंगे। और जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो ये पहला प्रोडक्ट बनाता है PbO, उसके बाद बनता है NO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है, 2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कहेगा एक व्हाइट कलर का सॉल्ट था जिसको हीट करने के बाद एक ब्राउन कलर का गैस रिलीज हुआ। तो जैसे आपने सुना कि ब्राउन कलर का गैस रिलीज हुआ तो समझ जाइए कि वो NO2 की बात कर रहा है, क्योंकि NO2 गैस का कलर ब्राउन होता है। साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और ये जो PbO बन रहा है ये येलो कलर का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लेड का व्हाइट कलर का सॉल्ट था, उसको हीट करने पर वो येलो हो गया, साथ में ब्राउन गैस भी निकल रही है, बताइए रिएक्शन क्या होगा। और जो ये ब्राउन गैस है इसका नाम बताइए, जो येलो कलर का प्रोडक्ट बना उसका नाम बताइए। तो ऐसे आप बता सकते हैं ये लेड ऑक्साइड होता है, ये NO2 है, साथ में O2 गैस भी रिलीज होती है। सेम रिएक्शन ये कॉपर नाइट्रेट के साथ भी होगा और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल सेम, बस Pb को हटा के आपने Cu कर देना है और NO3 ट्वाइस हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे सेम रिएक्शन चलेगा दोस्तों, सेम रिएक्शन चलेगा, बस Pb हटाओ कॉपर लगाओ। तो ये देखिए CuO बनेगा, साथ में बनेगा NO2 और O2। फिर से गैस जो निकलेगी उसका कलर होगा ब्राउन, लेकिन जो सॉल्ट अब इस बार हमने लिया है उसका कलर है ब्लू। तो कॉपर नाइट्रेट का कलर ब्लू होता है, ध्यान रखिए। और जो प्रोडक्ट बना CuO ये ब्लैक होता है। तो देखिए पहले वाले केस में व्हाइट से येलो हो गया, यहां पर ब्लू से ब्लैक हो गया। तो इस तरह से आपको रिएक्शन तो याद करना है, लेकिन रिएक्शंस में होने वाले ऑब्जर्वेशन जैसे कि हीट रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, PPT बन रही है कि नहीं बन रही है, कोई गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसे भी क्वेश्चन टीचर पूछेगा। तो इसलिए सिर्फ रिएक्शन रटिए मत, रिएक्शन के पीछे की कहानी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर ग्रीन होता है और फेरस क्रिस्टल फॉर्म में जब रहता है तो FeSO4.H2O और कलर होता है दोस्तों ग्रीन। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के बाद ये बन जाएगा FeSO4, यानी कि जो उसके साथ 7 H2O जुड़ी जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, ये 7 H2O इसमें से निकल जाएंगे और ये एनहाइड्रस हो जाता है। जब कोई भी चीज अपनी क्रिस्टल फॉर्म को छोड़ देती है और पाउडर फॉर्म में आ जाती है तो उसको एनहाइड्रस कहा जाता है। तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाएगा, देखिए इस तरह से। और जैसे ही आप इस FeSO4 को फर्दर हीट करेंगे, ध्यान रखिए फर्दर हीट करेंगे तो ये बनाता है Fe2O3 और 2 गैसेस यहां भी रिलीज होती हैं SO2 के साथ SO3। और SO2 और SO3 गैस की जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस की जो स्मेल होती है, इट लुक लाइक बर्निंग ऑफ टायर, जैसे सल्फर जल रहा होता है ना। टायर तो नहीं कहेंगे, सल्फर अगर आप याद रखें तो ज्यादा बेटर है। तो जैसे सल्फर जलने की स्मेल होती है वैसे ये जलता है, उस तरह से जलने की स्मेल इसमें से आती है। तो Fe2O3 का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, जैसे ईंट का कलर होता है ना, ब्रिक का कलर आप देखा आयरन पे जब रस्ट लगता है ना, उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आयरन पे जब रस्ट लगता है तो उसके ऊपर की कोटिंग जो होती है वैसा कलर आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ध्यान से देख लीजिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद आता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। देखिए कॉपर के, मैं तो नहीं कहूंगा कि कॉपर के सभी सॉल्ट ब्लू होते हैं, बट कुछ कौन से तकरीबन सॉल्ट जो होते हैं इसके ब्लू कलर में रहते हैं, जैसे कॉपर नाइट्रेट आपने देखा ब्लू कलर में था। तो वैसे ही कॉपर सल्फेट के पास लेकिन होते हैं 5H2 और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये भी एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5H2।
पहले ये ब्लू कलर का होगा और उसके बाद जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है तो ये व्हाइट पाउडर आपको दिखेगा। यहाँ पर ऐसा फेरस सल्फेट के साथ भी होगा, ये ग्रीन से बिल्कुल एक व्हाइट पाउडर सा दिखेगा और उसके बाद फिर ये रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होगा अगर आप यहाँ पे देखें, और ये ब्लू से सीधा व्हाइट जैसा पाउडर जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 4 रिएक्शन जरूर करके जाना एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन बाय हीट। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है दोस्तों वो डिकम्पोजिशन से जुड़ा हुआ है और वो आता है आपका डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन बाय, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसके अंदर हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चीजों को ब्रेक करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम जो पहला करने जा रहे हैं वो वाटर का होगा। अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये 2 गैस बनाता है H2+O2। देखिए कोशिश करिए कि जो भी रिएक्शन आप एग्जाम में लिखें वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं रिएक्शन से लिख रहा हूँ, खाली बैलेंसिंग पे उतना फोकस नहीं कर रहा, बट आपको रिएक्शन बैलेंसिंग आना चाहिए, ठीक है। बट इस सेक्शन में बैलेंसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करके दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन्स हो गई। यहाँ पे रिएक्शन की बैलेंसिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया जाता है तो कौन सी गैस का वॉल्यूम किस गैस की वॉल्यूम का ट्वाइस होता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम होगी वो ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम से ट्वाइस होगी क्योंकि इसके 2 मोल हैं, उसके 1 मोल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक और चीज की, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो रॉड्स की कहानी आ जाती है और आपने सुना होगा कि 2 तरह की इलेक्ट्रोड्स होती है, एनोड और कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस पर कैथोड रिलीज होगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस कहां रिलीज होती है। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती, ऑक्सीजन गैस एनोड पर रिलीज होगी। और उसके साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम का ट्वाइस होगा। इसी में आप एक रिएक्शन और कवर कर सकते हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा मेटल और नॉन मेटल। मेटल चैप्टर में अगर आप जाते हैं तो एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं सोडियम का तो वो करते हैं सोडियम क्लोराइड से। और सोडियम क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो ये बनाता है Na+ क्लोरीन गैस, Na+ क्लोरीन गैस, ठीक है। Na+ क्लोरीन गैस ही बनाता है। और ये सोडियम भी आपका जो होता है ये आपका डिपोजिट होता है जाके कैथोड पे और क्लोरीन गैस जो होती है वो रिलीज होती है आपकी एनोड पे। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करने पर सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए ये है इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें हमने वाटर का किया और NaCl का किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी डिकम्पोजिशन कैटेगरी से ही पूछा जाता है और ये कहलाता है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है। लाइट्स की प्रेजेंस में जितना भी रिएक्शंस होता है दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस में भी आप ला सकते हैं। यहाँ पर 2 सॉल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सॉल्ट रहेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और दूसरा सॉल्ट रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में इनको रख दें तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं इनको एक्सपोज करूंगा सनलाइट में तो ये ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद इनका कलर कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। तो AgCl का कलर याद रखना व्हाइट होता है और AgBr का कलर याद रखेंगे येलो होता है। तो AgCl व्हाइट से ग्रे हो जाएगा क्योंकि सिल्वर बनता है और डिकम्पोज होकर Cl2 गैस रिलीज करता है, लेकिन कलर यहाँ पे ग्रे हो जाता है। और ये भी सिल्वर बनता है बट ब्रोमीन गैस रिलीज करता है और यहाँ भी कलर ग्रे हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाइट कलर का सॉल्ट सनलाइट में रखने पर ग्रे हो गया तो वो AgCl था, और अगर वहीं पर पूछा जाता है कि एक येलो कलर का सॉल्ट सनलाइट में रखने के बाद ग्रे हो गया तो वो सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr था। तो ये 2 रिएक्शन जरूर करके जाएं सभी बच्चे जो कि आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और रिएक्शंस की तरफ हम देखते हैं। इस चैप्टर से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और रिएक्शंस हैं जो आपको जरूर करके जाने चाहिए, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ रिएक्शंस मैं करने जा रहा हूं और डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ये सब एक ही कैटेगरी के रिएक्शंस रहती हैं। तो आइए फटाफट इनको हम कवर करते हैं। तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको कौन से रिएक्शन जो हैं वो कवर करने हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है।
तो आई होप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, जो कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर में दे रखी है कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है और किससे कम रिएक्टिव है। लेकिन मैं उनमें से भी कुछ खास आपके लिए मेटल ले आता हूं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं पे आते हैं। तो आप पूरी सीरीज पर फोकस तो करें, लेकिन फिलहाल अगर आप ये 4-5 मेटल भी ध्यान रख लेंगे तो भी आपकी कहानी बच जाएगी। और ये 4-5 मेटल कौन से हैं? तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इन 3 मेटल्स पर। देखिए, तो जिंक, और जिंक के बाद आता है कॉपर, और उसके बाद आता है सिल्वर। तो ये 3 मेटल जरूर करके जाइए, क्योंकि ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो इन 3 मेटल के ऊपर आती है। ठीक है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। इसी में आप एक मेटल और ऐड कर लेंगे, वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर आयरन। एक और मेटल, तो जिंक से कम रिएक्टिव आयरन, आयरन से कम रिएक्टिव कॉपर, और कॉपर से कम रिएक्टिव सिल्वर। ठीक है, नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। बस ये 4 मेटल कर लो, ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं पे मिलेगा। ठीक है, तो इनके रिएक्शंस कैसे होंगे? तो जैसे कि उसने पूछा कि जिंक को हमने रिएक्ट कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ, या तो कहेगा कि आयरन को हमने रिएक्ट कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ, या तो कहेगा कि कॉपर को हमने रिएक्ट करा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, या तो कहेगा कि जिंक को हमने रिएक्ट करा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिंक को रिएक्ट करा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इस तरह के रिएक्शन जो हैं यहां से आते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आपका डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। ठीक है, तो जैसे जिंक आएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव, देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको डिस्प्लेस करके बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर कलर चेंजेस आपको याद रखने होंगे। इसका कलर आपने पहले भी देखा था, ब्लू होता है, और जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर के बनने की वजह से जो कॉपर यहाँ पे रिलीज होगा उसका तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बट जिंक सल्फेट का कलर नहीं होता, कलरलेस होता। तो आपको जो सोल्यूशन है धीरे धीरे थोड़ा कलरलेस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और आयरन से अगर आप इसको जाते हैं तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, और ये बना लेगा FeSO4, और फिर कॉपर बाहर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सोल्यूशन आपका ब्लू से थोड़ा ग्रीन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है और फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। कॉपर को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर नाइट्रेट आ जाएगा और सिल्वर बाहर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और यहां पर जो कलर आपको मिलेगा वो ब्लू मिलेगा, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। जिंक को AgNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा, और साथ में रिलीज हो जाएगा फिर से सिल्वर। देखिए, जिंक नाइट्रेट कलरलेस होता है, तो ये आपका कोई कलर नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, देखिए कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप ये 4 मेटल पे फोकस कर लीजिए, और इन 4 मेटल के रिएक्शन जो होंगे इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो बस ध्यान रखिए कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस करा दीजिए और प्रोडक्ट बना लीजिए। आप नाम याद रखें, बच्चों को ना फॉर्मूला नहीं बनाना आता, तो रिएक्शंस के नाम में प्रोडक्ट का नाम याद रखेंगे तो फॉर्मूला बना पाएंगे। जैसे ये क्या था, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट। तो पहले नाम प्रोनाउंस करिए, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बना लीजिए, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। ऐसे आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन का सल्फेट, फेरस सल्फेट कहते हैं इसको, तो वो बन जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी तो ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही से कर सकते हैं। अब इसी में कुछ एक और कैटेगरी आती है, अगर आपको ध्यान हो तो वो चैप्टर के अंदर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कौन से रिएक्शंस हैं जो आपको करने हैं। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली पीपीटी वाले रिएक्शन आते हैं, तो कुछ पीपीटीज के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखने होंगे कि सर ये फेमस पीपीटी है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट कहते हैं इसको, जो कि इनसोलेबल होता है, ये घुलता नहीं है पानी में। तो इनकी कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन कौन सी पीपीटी हैं जिनके कलर्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला पीपीटी बन जाता है बेरियम क्लोराइड का, या बेरियम सल्फेट का, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का, या सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, इसके अलावा PbI2 का, ठीक है, PbI2, ठीक, इसके अलावा PbCl2 का। दीज आर सम फेमस कह सकते हैं पीपीटीज। तो इसमें ये आपकी पीपीटी जो है व्हाइट है, ठीक है, इसका भी कलर व्हाइट है,
ठीक है, ज्यादातर दो ही कलर फेमस हैं, देखिए एक व्हाइट और एक येलो। तो व्हाइट और येलो पे कहानी चला देंगे सारी। देखो AgBr अभी पीछे बताया था येलो होता है, AgCl पीछे बताया था अभी व्हाइट होता है, PbI2 आई वाले जितने भी मिले ना PbI2 के साथ या कॉपर के साथ, तो ये सब का तकरीबन कलर येलो होता है। ठीक है, तो PbI2 येलो कलर का होगा, PbCl2 व्हाइट कलर का होगा। तो इस तरह से आपको इनके पीपीटी के कलर्स याद करने हैं, क्योंकि कलर पूछे जाते हैं। अब इनमें रिएक्शंस करना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप लीजिए यहाँ पर मैंने लिया NaBr और उसका रिएक्शन मैंने करा दिया, मान लीजिए NaBr लिया और उसका रिएक्शन करा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मैंने ले लिया KNO3 या मैंने ले लिया Ki और Ki का रिएक्शन मैंने करा दिया मान लीजिए Ki का रिएक्शन करा दिया मैंने मान लीजिए PbNO3 के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, इस तरह से ही आएंगे एग्जाम में। देखिए NaCl का रिएक्शन करा दीजिए आप BaSO4 के साथ। ठीक, ये कुछ फेमस मैं आपको बता रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो NaBr का सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो गया, Ki का लेड नाइट्रेट के साथ हो गया, NaCl का BaSO4 के साथ हो गया। दीज आर सम फेमस रिएक्शंस। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, कुछ नहीं करना, मेटल को रिप्लेस कर दो बस। यहाँ पर Na और यहाँ पर Ag, तो इनको रिप्लेस करो, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें। तो यहाँ पर आप नाम बदल दो खाली, जिसका नाम क्या है बोलो, सोडियम ब्रोमाइड। तो सिल्वर जब सोडियम जगह पे आ जाएगा तो नाम बोलो सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर पीपीटी बना लेगा AgBr, और पीपीटी का कलर मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मैं कलर अब यहाँ नहीं दिख रहा, अब यहाँ से देख ले, AgBr बनेगा, येलो पीपीटी बन जाएगी। और अगर Ag को हटा के सोडियम लगा दोगे तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। थोड़ा वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं बस उठाया और बिठा दिया, ऐसा नहीं होता, वैलेंसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब पीबी को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये नहीं कि पीबी को हटाया पोटेशियम हटाया, जैसे पोटेशियम और पीबी को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो ये नहीं कि PbI बनेगा, क्योंकि पीबी की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पर बनेगा PbI2 और उसका कलर आप चेक कर लें, ये भी पीपीटी बनेगी और ये येलो कलर की पीपीटी बन जाएगी, और KNO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। सोडियम यहाँ पे रिप्लेस करेगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा बेरियम के साथ, तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, तो BaCl2 बनेगा, इसकी भी पीपीटी व्हाइट कलर की होती है, और साथ में बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पीपीटी रिएक्शंस जो आपको करना, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही साथ में। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, और ये पीपीटी के कलर्स याद कर लीजिए, क्योंकि ये पीपीटी फेमस पीपीटीज हैं जिनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। चलिए, तो आखिरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और आखिरी रिएक्शन जो इस चैप्टर में है आपका वो है रिडॉक्स रिएक्शन। वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स के नाम पे दो शब्द होते हैं, RED मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब सभी को पता ही होगा, बट फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, तो देखिए रिडक्शन के अंदर आपके पास आता है, या तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हो जाए हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर आपका एडिशन होगा ऑक्सीजन का। इसका उल्टा करना है तो रिमूवल पे खेल सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका काम तो खैर इन्हीं से चल जाएगा, बट अगर इनकी बेस्ट डेफिनेशंस आपको देखनी हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स पर होती है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे भी खेल लेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो आइए कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने लिखता हूं, और यहाँ पर देखिए दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो ये पूछेगा कि रिडक्शन किसका हुआ, फिर पूछेगा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, और फिर पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो वो ध्यान रखिए, अगर मेरे से रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो उल्टा याद रखना है। इसके नाम में रिडक्शन आ रहा है, बट ऐसे याद नहीं रखना, इसको याद रखना है कि जो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो याद रखें इटसेल्फ क्या हो रहा है ना, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, बस इतना याद रख लो, क्योंकि पूरी डेफिनेशन यही है कि इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड अदर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाते हैं, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे। तो जो आपके रिएक्शन के अंदर याद रखिए क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, उल्टा करना है। और जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा वो बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस्ड हो रहा होगा वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हमें मिल सकते हैं एग्जाम में,
और उनमें हमें यही पता करना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास आता है कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन आएगा हाइड्रोजन गैस के साथ, और ये बना के देगा आपको Cu+H2O। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आता है वो आता है जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ। तीसरा रिएक्शन जो हमारे पास आ सकता है, ये आ सकता है MnO2 का रिएक्शन HCl के साथ, और ये लाके देता है हमें MnCl2 प्लस में MnCl2 प्लस में Cl2 और H2O। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें यहाँ पे मिल सकता है वो हो सकता है आपका Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम, और ये लाके देता है आपको Fe+Al2O3। तो दीज आर सम रिएक्शंस, इनसे हम आइडिया तो ले लेंगे कि दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था और अब कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का निकलना, याद करिए ऑक्सीजन का निकलना होता है रिडक्शन, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ चुका है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो अगर अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अगर रिडक्शन हुआ है तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा रिएक्शन पूरा नहीं किया मैंने, ये बनेगा जिंक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक ऑक्साइड से जिंक जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो बन गया ऑक्सीडेशन। बस सिंपल है, यहाँ पे लिखवा है जो उसी को यूज करिए। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप अगर देखें तो Mn में ऑक्सीजन था लेकिन Mn में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। और हाइड्रोजन में अगर आप देखें तो HCl यहाँ पर भी है, पानी यहाँ पर भी है, लेकिन इसका रिलेशन क्लोरीन के साथ जाएगा। तो HCl यहाँ से अगर Cl2 की तरफ जाएगा तो इसमें Cl से हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन का निकलना होता है ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं क्या बताता हूँ, जैसे MCQ में क्वेश्चन आ जाएगा और वहां पे लिखा होगा कि क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो आधे बच्चे उसी पे क्लिक करके टिक कर देंगे, हाँ भाई क्लोरीन ऑक्सीडाइज्ड। अरे भाई क्लोरीन नहीं ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, HCl ऑक्सीडाइज्ड। आपको कंपाउंड का नाम लिखना है। रिएक्टेंट में कहीं क्लोरीन नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना, तो Cl2 थोड़ा नजर आ रहा है कि Cl2 गैस आपका वो हुआ है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे कई बच्चे लिख देंगे Mn इज रिड्यूस्ड, अरे भाई Mn रिड्यूस नहीं हुआ है, MnO2 इज रिड्यूस्ड। तो ऑप्शन में Mn भी रिड्यूस लिखा होगा और MnO2 भी लिखा होगा, तो MnO2 लिखना, जो रिएक्टेंट है उन्हीं का नाम लिखना होता है, उन्हीं में से देखो कि कौन रिड्यूस हुआ है कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये रिएक्शन अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम ने आयरन के साथ रिएक्शन किया, तो आयरन के पास पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड, और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन पहले नहीं था और अब आ चुका है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना भाई। एंड ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मिट रिएक्शन। ये आप पढ़ते हैं जाकर मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। 100% जो मैंने आपको पढ़ा है इनमें से चीजें आएंगी। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस भी हैं, वो आप एज ए एनसीईआरटी को उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन लिखा हुआ है और कुछ एग्जांपल एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी ध्यान में रखें कि कौन से रिएक्शन एक्सो में जा रहे हैं, कौन से रिएक्शन एंडो में जा रहे हैं। और एक रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होती है, उसका रिएक्शन भी याद कर लें। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप चीजों को कर सकते हैं और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए।